नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी पुणे में राहुल की हुंकार की, मोदी सरकार के खिलाफ तेज होते हैं आंदोलन। देखेंगे पटना में अब क्यों हुआ प्रदर्शन, अखिलेश यादव ने कैसे बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें, समाजवादी सरकार बनेगी। जानेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार से पूछे क्या सवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जयपुर में तवेले में सरकारी स्कूल चलाने को बीजेपी विधायक कैलाश वर्मा ने ठहराया सही, कहा यह गांव की परंपरा है। सीजेपी प्रतिनिधियों के दौरे के 24 घंटे बाद स्कूल किया गया शिफ्ट। जंतर मंतर पर जेएनजी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में लखनऊ में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, गृह मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग, राजभवन घेरने निकले प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प। बीजेपी हेडक्वार्टर में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की हुई पहली बैठक, पार्टी ने जेएनजी से जुड़ने के लिए टीम बनाई, कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम ना गाने के खिलाफ प्रस्ताव किया पास। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के बारे में गलत टिप्पणी पर होगा एक्शन, एफआईआर तक हो सकती है दर्ज, लखनऊ विधानसभा सचिवालय ने दी चेतावनी। केंद्र सरकार ने सर्दी जुकाम की 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बच्चों के लिए किया बैन, 4 साल से छोटे बच्चे को बताया खतरा, पैकेट पर वार्निंग लिखना होगा जरूरी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पुणे में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। महिलाओं की भागीदारी ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है और इस कार्यक्रम को फ्लॉप करने की उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच झड़प भी हुई, लेकिन राहुल के कार्यक्रम में पहुंची भीड़ ने सभी साजिशों को फेल कर दिया। इस मंच से महिलाओं ने अपनी बात रखी, तो कांग्रेस के मंच से कहां तक सुनाई दी छात्रों की गूंज, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम ने एक बार फिर मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। पुणे में AISSMS कॉलेज ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। क्योंकि ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए ही आयोजित किया गया है, इसलिए इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सबसे ज्यादा दिखी। कोई स्कूल की यूनिफॉर्म में था तो कोई सूट या साड़ी में पहुंचा। हर वर्ग की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस मंच से अपनी बात देश के सामने रखने की कोशिश की। कांग्रेस ने ये कार्यक्रम खास तौर पर महिलाओं के लिए ही क्यों रखा, इस पर बात करते हुए कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने बताया। शिक्षा की बात करें, शिक्षा में 16% का गैप है पुरुष की लिटरेसी में और महिला की लिटरेसी में। आपने उनको स्कूलों से दूर रखने की साजिश रची, कॉलेजों से दूर रखने की साजिश रखी। कल रात को एबीवीपी के गुंडे गर्ल्स हॉस्टल में घुसे। ये सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि डरा सकें, लड़कियों को डरा सकें कि नहीं आप मत जाइए बाहर, आपकी जगह घरों में है, आपकी जगह 4 दीवारी में है। इसलिए छात्रों की गूंज की जो थीम है, महिलाओं की जो थीम है, ये बहुत सामयिक है। सही समय पर राहुल गांधी जी हमारे इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से तमाम कोशिशें की गई इस कार्यक्रम को रोकने की, इसमें महिलाओं को भाग लेने से रोकने की। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी को अब राहुल गांधी का इतना खौफ है कि पुणे के कॉलेजेस में बेटियों को पीटने एबीवीपी के गुंडे भेजे जा रहे हैं। इसे लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच आधी रात को झड़प तक हो गई। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे ने कहा, तो ये तो अमित शाह का पुलिस है ना, अमित शाह की पुलिस से और क्या अपेक्षा करोगे आप? मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले हॉस्टल में जाके लड़कियों को बंद किसने किया, कमरे में धमकाया किसने? एबीवीपी के लोगों ने। तो बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम को जितना दबाने की कोशिश की गई, ये कार्यक्रम उतना ही सफल होता दिखाई दे रहा है। जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, उनसे हमारे संवाददाता इकराम ने बातचीत भी की। इस दौरान उन महिलाओं ने बीजेपी के उन नैरेटिव को खारिज कर दिया जिनमें बीजेपी नेता राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को राजनीतिक टूल बता रहे हैं। एक महिला ने कहा कि वो राहुल गांधी के विजन को लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि वो काफी पढ़े लिखे इंसान हैं जो वाकई में देश के लिए सोचते हैं, और ये बिल्कुल भी राजनीति नहीं है, बल्कि ये उनके खून में है। वहीं दूसरी छात्रा ने पेपर लीक पर बोलते हुए कहा कि इससे सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग परेशान होते हैं। सबके लिए प्राइवेट कॉलेज में जाना मुमकिन नहीं होता। छात्राओं का कहना है कि पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, ताकि बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। स्कूली छात्राओं ने राहुल गांधी से उम्मीद जताई है कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लेकर आएंगे। लोगों का राहुल गांधी पर ये भरोसा, युवाओं और महिलाओं के बीच राहुल की बढ़ती इस लोकप्रियता ने मोदी सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है।
राहुल गांधी लगातार युवाओं के बीच जा रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं और अब सिर्फ युवा ही नहीं, बच्चे भी अपनी बुनियादी जरूरतों और अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक, साफ पानी, पंखे, बेहतर भवन और परिवहन जैसी सुविधाओं की मांग को लेकर जैन अल्फा का गुस्सा सामने आ रहा है। कानपुर से लेकर मैनपुरी, मुजफ्फरपुर, दुर्ग और रायसेन तक बच्चों के प्रदर्शन ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ देश में जेन ज़ी अपने भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब जेन अल्फा यानी बच्चों की आवाज भी सड़कों पर सुनाई देने लगी है। स्कूल की बदहाल व्यवस्था ने बच्चों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। यही वजह है कि अब कई राज्यों में जेन अल्फा प्रदर्शन पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में यमुना तटवर्ती समूही भटपुरवा गांव में प्राथमिक विद्यालय के नए भवन की मांग को लेकर बच्चों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। 22 अगस्त को छात्रों ने स्कूल में प्रवेश करने से इनकार कर दिया और गेट पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना है कि कई महीनों से स्कूल सिर्फ 2 कमरों में चल रहा है। किस लिए बैठे हो यहाँ पे? नया स्कूल चाहिए। नया स्कूल चाहिए। तो कब तक बैठे रहोगे इसे यहाँ? जब कोई अधिकारी आए कि हमें संतुष्ट का उत्तर नहीं दिया जाएगा। वहीं मैनपुरी के कुरावल के उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हरौआ के बच्चों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बच्चे मुख्यमंत्री से साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने की अपील करते नजर आए। हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हरौआ विकास क्षेत्र कुरावली पर समर तो लगी है, पर उसमें बहुत गंदा पानी आता है जिससे कीड़े भी आते हैं। इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर में भी छात्राओं का गुस्सा सड़क पर फूटा। पंखे और पेयजल की समस्या के साथ स्कूल में चोरी की घटनाओं से नाराज छात्राओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पेंड्रावन स्कूल के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों की कमी और प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर करीब 4 घंटे तक चक्का जाम किया। वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन में बस किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ सैकड़ों छात्र और छात्राएं सड़क पर उतर आए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब बच्चे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हों, तो व्यवस्था आखिर किसके लिए है? फिलहाल जेन अल्फा के प्रदर्शन को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें बिहार भी शामिल है। बिहार में पीएचडी होल्डर्स का आंदोलन अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पटना में 19 दिनों से आमरण अनशन कर रहे प्रदर्शनकारी आज लोक भवन मार्च पर निकले और इस दौरान आर ब्लॉक पर पुलिस से उनकी जोरदार तनातनी हुई। बैरिकेडिंग पर चढ़े प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, साथ ही सरकार को एक बड़ी चेतावनी भी दे दी। देखिए रिपोर्ट। बिहार में पीएचडी होल्डर्स का आंदोलन अब लगातार तेज होता जा रहा है। 19 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त को लोक भवन मार्च के लिए निकले। वीर कुंवर सिंह पार्क के पास आर ब्लॉक चौराहे पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। सड़क पर डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। कुछ ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी की स्थिति बन गई। पटना जंक्शन से आर ब्लॉक जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया और मौके पर वाटर कैनन तैनात किए गए। इसी बीच 19 दिनों से अनशन कर रहे कुमुद पटेल व्हील चेयर पर प्रदर्शन करने पहुंचे और भावुक होकर सरकार से कई सवाल कर दिए। साथ ही रोते रोते उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मेरी जान चली जाए। इसी बीच कैंडिडेट्स का एक प्रतिनिधिमंडल सीएमओ पहुंचा। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया, जिसके बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया। जैसे आप जानते हैं कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रोफेसर की नियुक्ति में यूजीसी के नियमों का पालन हो, उम्र सीमा बढ़ाई जाए और राज्य सरकार की ओर से लाए जा रहे नियमों पर रोक लगाई जाए। बता दें, इस आंदोलन को अब नेताओं और शिक्षकों का समर्थन भी मिलने लगा है, जिससे बीजेपी की टेंशन और बढ़ती जा रही है। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने नवंबर में होने वाले स्नातक एमएलसी चुनाव का जिक्र करते हुए बीजेपी को बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो इसका जवाब चुनाव में दिया जाएगा। यानी पीएचडी होल्डर्स का आंदोलन अब सड़क से निकलकर सियासत के मैदान तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर दी, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को जमकर घेरा है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश आर पार के मूड में है। एक तरफ वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो बीजेपी को घेरने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में एक बार फिर अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, तो क्या कुछ कहा है सपा प्रमुख ने, देखिए रिपोर्ट। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए साफ कह दिया कि इस बार राज्य में पीडीए की सरकार बनने वाली है। हमारा समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं।
अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आप जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर पूरे देश में बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। ऐसे में अखिलेश ने बड़ा दावा किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम अखिलेश यादव खुद करेंगे। समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर भी बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुनाफे की वजह से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है और मुनाफे के लिए ही चीनी महंगी की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल ये है कि ये पैसा जा किसकी जेब में रहा है। जिस तरह अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर हुंकार भरी है और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे साफ है कि आगामी यूपी चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। अखिलेश के हमलों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल चीनी की कीमतों में तेज उछाल ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है और अब यही मुद्दा सियासी बहस का केंद्र बन गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। देखिए रिपोर्ट। त्योहारों का मौसम आने वाला है, घरों में मिठाइयों की तैयारी होगी, बाजारों में रौनक बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। जिस चीनी की मिठास त्योहारों की पहचान मानी जाती है, वही अब महंगाई की वजह से करवाहट पैदा कर रही है। चीनी के बढ़ते दामों को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए 3 सवाल पूछे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि त्योहारों से पहले चीनी की मिठास में मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट खुल गई है। मोदी सरकार से 3 सवाल। पहला सवाल, दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में आज चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है? नौबत निर्यात रोकने और 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने तक कैसे पहुंच गई? दूसरा सवाल, 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। त्योहारों से पहले जनता पर पड़ी इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? तीसरा सवाल, जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मांग रही है, तो गन्ने और अनाज को E20 के लिए एथेनॉल बनाने में झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों हो रही है? ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है? पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। यानी चीनी की बढ़ती कीमत अब सिर्फ रसोई का मुद्दा नहीं, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच नई सियासी जंग का मुद्दा बन चुकी है। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर बहस तेज हो गई है, तो बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा के एक आदेश को लेकर शुरू हुआ विवाद भी थमता नहीं दिख रहा है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी ने उनके कार्यकाल का हिसाब मांगा था, लेकिन अब बीसीआई के अंदर से भी उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है और उनकी कुर्सी पर संकट गहराता जा रहा है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे रिपोर्ट में। हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए वकालत में नामांकन पर रोक लगाने का निर्देश देकर सुर्खियों में आए बीसीआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले तो सिर्फ नालसार के छात्र और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग ही उनके कार्यकाल पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब बीसीआई के अंदर भी उनके विरोध में आवाज उठने लगी है। बीसीआई के को चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट वाईआर सदाशिव रेड्डी ने मनन कुमार मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उनके इस्तीफे की मांग करते हुए उन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। खबरों के मुताबिक सदाशिव रेड्डी ने बीसीआई की लीडरशिप से असहमति जताते हुए मनन कुमार मिश्रा से इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि बार काउंसिल बेहतर का हकदार है। उन्होंने मिश्रा के नेतृत्व में परिषद के कामकाज को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही सवाल भी उठाए हैं। यही नहीं, मनन कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिसमें उन्हें पद से हटाने की मांग की गई है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट की वकील योगमाया एमजी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि बीसीआई नियम के तहत चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कार्यकाल 2 वर्ष तक सीमित है, जबकि उनके कार्यकाल को ज्यादा समय हो गया। ऐसे में उन्हें हटाकर स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराया जाए और नई नियुक्तियां की जाए। ऐसे में मनन कुमार मिश्रा की कुर्सी पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। उनके इस्तीफे की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने भी मनन मिश्रा पर तंज कसा है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, मनन मिश्रा जी, खतरे की घंटियां बज रही हैं। यानी साफ है कि मोदी सरकार में एक और इस्तीफे के संकेत मिल रहे हैं। बीसीआई की कुर्सी पर संकट गहराता दिख रहा है, तो मुश्किल में इस वक्त पीएम मोदी की कुर्सी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को लेकर आरएसएस का बयान आया है। आरएसएस ने सरकार को हकीकत से रूबरू कराया है। जंतर मंतर आंदोलन को आरएसएस ने मोदी सरकार की विफलता का नतीजा बताया और उसके कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए। तो क्या कुछ कहा आरएसएस ने, जानेंगे रिपोर्ट में। जंतर मंतर आंदोलन को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच आरएसएस ने भी सरकार का साथ छोड़ दिया है। आरएसएस ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। संघ ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट को मोदी सरकार की विफलता का नतीजा बताया।
संघ की तरफ से 3 दिवसीय समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई, जिसके अंत में आरएसएस नेता सीआर मुकुंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश भर की व्यवस्थाओं में कमियां हैं, लेकिन बदलाव अव्यवस्था या विनाश के जरिए नहीं लाया जा सकता। सीआर मुकुंद ने कहा कि जंतर मंतर प्रदर्शन को केवल भ्रष्टाचार का मामला मानना सही नहीं होगा। ये सिर्फ भ्रष्टाचार का प्रश्न नहीं है, इसमें व्यवस्था की कुछ कमियां और कई स्तरों पर सिस्टम की विफलताएं भी शामिल हैं। संघ चाहता है कि देश की सभी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से काम करें। इसके लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे और समाज को भी जागरूक होकर अपनी भूमिका निभानी होगी। आरएसएस नेता के मुताबिक सिर्फ नीट ही नहीं, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी युवाओं का व्यवस्था पर भरोसा कम होता जा रहा है और युवाओं की इन चिंताओं को समय रहते दूर करना जरूरी है। उन्होंने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि किसी भी व्यवस्था में सुधार हिंसा, तोड़फोड़ या अराजकता से नहीं लाया जा सकता। बदलाव रचनात्मक और सकारात्मक सोच से आना चाहिए। हमें व्यवस्था को तोड़ने नहीं, बल्कि सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बता दें कि जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, तब संघ के ही कई नेताओं ने प्रोटेस्ट को देश विरोधी बताया था और अब यही संघ सिस्टमैटिक फेलियर के लक्षण की बात कर रहा है। साफ है कि संघ ने सरकार को घेर लिया है, जिससे सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जयपुर के नजदीक के एक गांव के अंदर जब कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता स्कूलों की हालत को देखने के लिए गए तो काफ़ी बुरी हालत थी वहाँ पर शायद सरकार की फाइलों में तो बहुत अच्छे स्कूल दिखाई गए होंगे, लेकिन वहाँ पर असल में तो या तो वो तबीले में चल रहे थे या फिर भूसे के डेरों के ऊपर चल रहे थे। वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को ये वाली बात नागवार गुजरी और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर के कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया, मारा पीटा। ये सब जो भी कुछ उनके साथ में हुआ वो काफ़ी चिंतनीय है, क्योंकि पहले से ही सरकार की सचिवालय से निकलकर जाने वाली जो रास्ते हैं वो शिक्षा विभाग के रास्ते गांव तक पहले से ही बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचते हैं। इसलिए आने वाले भविष्य में शिक्षा को लेकर के इन बच्चों का जो भविष्य है, आने वाले दिन है, वो काफ़ी चिंतनीय हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।